सकता है। तो जनसुराज के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम मगध की आवाज में इनका बहुत स्वागत है। आबिद साहब हट जाएंगे और इनका स्वागत किया जा रहा है। मोमेंटो देके स्वागत करेंगे कहकशां फिरोज। आबिद साहब हमारे मंच में मौजूद है, रक्तवीर आबिद साहब और शेरघाटी 24 न्यूज चैनल और इस कार्यक्रम के आयोजक आबिद हुसैन साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है। चाहेंगे कि मंच पर विराजमान रहेंगे हमारे शेरघाटी 24 न्यूज़ के द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में आप यहाँ पे आए हैं और माहौल ऐसा है कि एंकर्स का प्रश्न, इसके अलावा आम लोगों का प्रश्न, आप उससे रूबरू होंगे। कुछ जो आपको हंसाएगा, शायद किसी बात पे आपको कुछ लगे, लेकिन इन सारी चीज़ों से अलग शेरघाटी की जनता आपको सुनना चाहती है और आज की आवाज़ मगध के हर एक क्षेत्र में गूंजने वाला है। तो इस आवाज़ में कौन कौन सा वो शब्द है, कौन से सेंटेंस है और क्या क्या आने वाला है, चलिए वक्त बताएगा। सर्वप्रथम शेरघाटी 24 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और हर सवाल के लिए मैं तैयार हूँ और उन सवालों का निदान भी करने को मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। और इस सभा में जो भी गणमान्य आए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम है। थैंक यू सो मच। प्रतिनिधित्व जारी है, शेरघाटी बदल रहा है। आपके हिसाब से शेरघाटी अभी तक कितना बदला है और आने वाले वक्त में प्लान्स के हिसाब से कितना बदलेगा, और शेरघाटी आपको मिला था वो शेरघाटी कैसा था, प्लीज़। देखिए, जो शेरघाटी मुझे मिला था बहुत बदतर हालत में मिला था और उसको गढ़ने में, उसको बनाने में हम लोगों ने अथक परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। और जो मेरा पैमाना है खुद का, उस हिसाब से मैं अभी मात्र 10% ही काम कर पाया हूँ, क्योंकि बार बार शेरघाटी वासियों से बोला जाता है कि शेरघाटी को हम जिला बनाने वाले हैं, हमरा पार्टी को वोट दीजिए, ऐसे बोल के निकल लेते हैं। जिला तो दूर अभी तक बना नहीं, लेकिन बनेगा। लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2026 में परिसीमन होना है। तो कोई भी जिला बनता है उसका क्राइटेरिया होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से बनता है। अरवल एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन इसलिए है कि वो बना क्राइम के कारण। हो सके 2026 में शेरघाटी जिला बन जाए तो उसके हिसाब से मुझे अपने शहर को तैयार करना है। मैं इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ, उसी तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बदला क्या है और बदलेगा क्या, प्रश्न ये भी है। सर, मेरा कहना है कि ये चीज़ लोगों से ही पूछा जाए कि मैंने क्या क्या बदला है। जब मैं आया था, जब चुनाव का प्रचार करता था चेयरमैन के टाइम में, तो मेरा मुख्य मुद्दा था शेरघाटी का बस स्टैंड। आप उसको जाके देख लीजिए, कितना साफ़ सुथरा हमने बना दिया है। जगह जगह पानी का वो कह लें वाटर ATM भी लगा दिया है हमने। मतलब लोगों का हर चीज़ ख्याल रखा गया है। मेरा कहना है कि आप नेतृत्व ऐसा चुने जो आगे का 50 साल के बारे में सोचे, 5 साल नहीं, 50 साल। क्योंकि जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस तरह के नेतृत्व को नहीं चुनिएगा तो आगे जाके स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। अभी तो हम लोग बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, आने वाले 10-15 साल में हम लोग पर्यावरण से लड़ना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इन सब चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा। सुरक्षा को लेकर सर, स्ट्रीट लाइट हो या CCTV कैमरा है, इस पे आप पहल भी कर रहे हैं, तो पूरा शेरघाटी CCTV कैमरा के जद में कब तक आ जाएगा? कहने का मतलब है कि लोग सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित कब तक महसूस करेंगे? देखिए, शेरघाटी में CCTV इंस्टॉल हो रहा है जी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर CCTV इंस्टॉल हो जाएगा हर जगह। अब वो काम चालू भी है, तो वो भी एक अपने शहरवासी को मैं गिफ्ट दूंगा बहुत जल्द। कुछ गाड़ियाँ खरीदी गई थी, बड़ी बड़ी वाहन। हाँ हाँ। और शेरघाटी का जो लेन है, वो जो गली है, वो काफ़ी संकीर्ण है। मतलब उन गाड़ियों का शेरघाटी में चलना इतना आसान है नहीं। तो क्या नहीं लगता कि कुछ गाड़ियों का इसलिए खरीदारी किया गया
शायद उसके पीछे कुछ भी मंशा रहा हो, उसकी ज़रूरत शेरघाटी को नहीं थी, उसके एवज में कई और बदलाव किया जा सकता था। देखिए, आज पब्लिक स्मार्ट हो गई है और पब्लिक जान रही है, और शायद इसीलिए मुझे इतना बम्पर वोट दे के लोगों ने चेयरमैन बनाया। और जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है शेरघाटी में, हर जगह आपको जल जमा हुआ करता था। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर आप देख लें, बहुत बुरा हालत में था शेरघाटी। लगभग वो चीज़ें अब बदल चुकी हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने शेरघाटी को संवारा है तो लोग मुझे मौका दे, मैं पूरा विधानसभा संवारने को तैयार बैठा हूँ। जन स्वराज पार्टी जो है ये बिल्कुल नई है, और इनके स्थापना करने वाले जो है प्रशांत किशोर जी, वो पहले मोदी जी के सलाहकार रह चुके हैं, और फिर बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी की स्थापना कर ली। तो जनता ये जानना चाहती है कि पहले वो मोदी के सलाहकार थे और अब उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई है, तो विश्वास कैसे करें कि ये भी बाकी पार्टियों की तरह नहीं है, जैसे सब वादा करते हैं और बाद में जीतने के बाद मुकर प्रश्न जाते एक्चुअली हैं। इसके जद में एक और प्रश्न है, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन भले ही भाजपा नेताओं ने कहा हो, लेकिन गढ़ने वाले प्रशांत किशोर, तो जो घर घर मोदी पहुंचाने का काम किए हैं वो प्रशांत किशोर हैं। आज वो मोदी पे प्रश्न उठा रहे हैं। नीतीश को घर घर पहुंचाने वाले या और सशक्त बनाने वाले प्रशांत किशोर हैं, आज नीतीश के विपक्ष में वो बात कर रहे हैं। तो पहुंचाए तो वही हैं और आज अपनी बात कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास उन पे कैसे हो? देखिए, जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने सबके मतलब सारे पार्टियों को राय दिया है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा बिहार पीछे छूट गया है, और बिहार जो बिहारी शब्द है वो गाली बन गया है। तो उसको हम लोग ब्रांड बनाना चाहते हैं। और आप खुद भी देखें, यहाँ के युवा बाहर पढ़ने जाते होंगे, किस तरह से अपमान सहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जितनी पार्टियाँ हैं वो लोगों को ठग रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बार आरजेडी के विधायकों को पैर पकड़ के विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया था। फिर एक बार आपने देखा होगा कि भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं उनको सरेआम रोड पे कितना मारा पीटा गया था, और एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। मतलब मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझदार बनिए। नेता चालू है, चालू आप बनिए, चालाक आप बनिए। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए, आप सब, कोई जदयू, कोई आरजेडी, कोई जन स्वराज, कोई भाजपा। होता क्या है, आप वोट दिए जेडीयू को, बगल वाला कोई वोट दिया आरजेडी को, कोई दिया भाजपा को। कार्यकर्ता नीचे स्तर पर लड़ते रहे आपस में, फिर पता चला ऊपर ऊपर सब मिल गए, तो ठगे आप जा रहे हैं। और आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करें? आपका जो उत्थान है, आपका जो विकास है, वहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इस बात को समझिए, ये बहुत गंभीर मसला है, ये बहुत गंभीर बात है। क्योंकि सर, हम लोग 243 सीट पे लड़ रहे हैं, किसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। हमारा जो मुद्दा है पलायन, बिहार में नीतीश जी ने रोड दिया है, कहीं कहीं पे मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ कहीं पे वो भी दिक्कत है। लेकिन आप देखिए, बिहार के बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। ये अकाट्य सत्य है, लोगों के पास नौकरी नहीं। आपको अगर कोरोना का वो पल याद हो, 2019 में जो कोरोना से जो लोग चालू हुए थे घर आने के लिए, कुछ लोग पंजाब से ही पैदल चल दिए थे, दिल्ली से पैदल चल दिए थे। उस क्षण को एक बार सोच के देखिए, कैसा रहा होगा। हर जगह दुकानें बंद, न पीने को पानी नहीं, लोग एक दूसरे को छूने से भी भागते थे। नहीं, ऐसा क्यों है? इस बात को समझिए। हमारे नेताओं ने हमें मिसगाइड किया, हमारा डेवलपमेंट नहीं किया, तभी तो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो ये न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के पास सब कुछ है, बगल में कोयला है, बगल में आयरन है। अब यही आयरन और कोयला जा रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ फैक्ट्री लग रही है। वो चीज़ यहाँ भी हो सकता है। शेरघाटी में कुछ झुग्गी झोपड़ियों को इसलिए हटाया गया है कि रिनोवेशन किया जा रहा है, लेकिन
वैकल्पिक व्यवस्था का ना होना, क्या नहीं लगता कि विकास के नाम पे कुछ गरीबों के लिए बड़ा ही मतलब मुश्किल समय आ गया? नहीं, मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि कोई झुग्गी झोपड़ी हटाया गया है। हटाया कुछ मछली कुछ मछली का दुकान, कुछ फल का दुकान उस जगह पे कार्य हुआ है सर, अंडरपास निर्मित हुआ है, सड़क निकल रहा है, लेकिन उनके लिए आपकी नॉलेज गलत है। किन्हीं को हटाया नहीं गया है, उनको बताया गया कि आप ये जगह छोड़ के उस जगह शिफ्ट कर जाए, उनको शिफ्ट किया गया है। किस जगह पे सर उनको व्यवस्थित किया गया? देखिए, एक जगह पेट्रोल पंप के बगल में है और फ्लाईओवर के नीचे है, और एक वहीं पे शिफ्ट किया गया है, उनको हटाया नहीं गया है। एक तो ऐसे ही बेरोजगारी है, तो ऊपर से और हम बेरोजगार क्यों पैदा करेंगे? कई जगह पे स्मार्ट शॉप्स का निर्माण किया जाता है, जैसे कंक्रीट का दुकान लगाया जाए खास क्षेत्र में, जहाँ पे वहाँ के लोग जाकर अपना दुकान भी लगा सकते हैं और स्थानीय लोग मार्केटिंग भी कर सकते हैं। क्या शेरघाटी में भी इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था भविष्य में दिखाई पड़ेगी? जी हाँ, वो चीज़ होने वाला है, वो चीज़ पाइपलाइन में है और बहुत जल्द होगा वो चीज़। आपके हिसाब से सिरघाटी की सबसे बड़ी थी वो ड्रेनेज सिस्टम थी, वो बहुत हद तक हमने ठीक कर दिया है, और अभी जो है अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं। जो आपको इंक्रोचमेंट है, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी दुकानदार, कोई भी रेडी पटरी वाले हटे नहीं, हम लोग उनको एक विकल्प दे रहे हैं। और धीरे धीरे शहर में पार्क भी बनने वाला है 2, और जो नदी किनारे वाला जो एरिया है वहाँ पे हम लोग मैरिन ड्राइव के तर्ज पे उसको डेवलप करने वाले हैं। और जैसे जैसे लोगों से भी इनपुट हम लोग लेते रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या किया जाए शेरघाटी के लिए प्रॉपर, तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बिहार जो है क्राइम में 7 नंबर पे आता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्राइम को कैसे सुधारेंगे? मैम देखिए, नेता जो होता है वो माहौल बनाता है, और अगर नेतृत्व अच्छे हाथ में हो तभी माहौल बनता है। लोग आज भी जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, नेतृत्व जो है वो अच्छे हाथ में नहीं है। नेता हमारे आपके बीच का ही होता है, तो नेता का काम होता है माहौल बनाना। यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी तक क्यों नहीं आ पाए, इसके पीछे कारण है उस तरह के नेता उभर के नहीं आए। उस तरह का फ्रेंडली जो वातावरण होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्रिएट नहीं हो पाया है। और जहाँ तक बात रही क्राइम की, हमारे पार्टी का 0 टॉलरेंस रहेगा क्राइम के प्रति। आप अभी भी देखिए, जिस समय जब जदयू आई थी सरकार में, इन्होंने जंगल राज का डर दिखाया था, जंगल राज का डर दिखा के सत्ता में आए थे। लेकिन आज के डेट में जो क्राइम रेट है, अभी विगत 6 महीने में अगर आप शेरघाटी शहर का ही देख ले, जिस तरह से क्राइम बढ़ा है शेरघाटी में, डकैती हो गया, चोरी हो गया, मर्डर हो गया, वो चीज़ बहुत चिंतनीय है, बहुत सोचने वाली बात है। और सरकार इस मामले में एकदम ढीली पड़ गई है। आप दारूबंदी को ही देख लें, दारूबंदी कानून जो है, आप उसमें लोगों का दोहन हो रहा है, लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। अगर फाइन 5500 रुपया है तो लोगों से 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार वसूला जा रहा है, और इसमें लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग को समझना है, सोचना है। ये मौका लोगों के लिए है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है। लोगों को बदलाव लाना, लोग खुद सोचें कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, विकास के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। शेरघाटी की जनता ये जानना चाहती है कि उन्हें छोटा मोटा भी काम करवाना पड़ता है ब्लॉक स्तर पर, या फिर उन्हें FIR वगैरह भी करवाना, तो हर जगह उन्हें छोटा काम करवाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। तो घर में चोरी हो और अगर जनता जाए FIR दर्ज कराने के लिए तो उसको वहाँ मशक्कत करना पड़ता है। इसके अलावा ज़मीन संबंधित जो भी कार्य है उस कागजात का निपटारा करने में मतलब परेशानी का सबब है। तो जन सुराज ऐसा क्या रोड मैप है जिससे इन सारी चीज़ों में, या व्यक्तिगत तौर पे भी आप यहाँ से एक प्रत्याशी के तौर पे संभावित देखे जा रहे हैं, तो आपका अपना भी कोई रोड मैप है क्या? देखिए, एक तरह का षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र ये चल रहा है कि धीरे धीरे जो सारे पावर्स हैं वो अधिकारियों के पास, अधिकारियों के हाथों में दिया जा रहा है। अभी मुखिया के भी पावर को घटाया गया, अभी नगर निकायों का भी जो पावर है उसको घटाया गया। आने वाले टाइम में अगर हम लोग इस पे हल्ला नहीं बोले, अगर चेंज नहीं किए, तो कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म
यानी सारा का सारा पावर अधिकारी डील करेंगे, तो नेता का काम ही नहीं बचेगा कुछ। तो ये एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है और उससे बचना है। और अब एक चरम सीमा पे आ गया है। जिस ये आपने बोला कि हर जगह पैसा लगता है, तो यही सब सोचने की चीज़ें हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कमज़ोर नेता चुन रहे हैं। हर बार आप कमज़ोर नेता चुन रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो अगर नेतृत्व कमज़ोर होगा तो ऑब्वियस है कि प्रशासन हावी होगा, अधिकारी हावी होंगे। तो ये खुद कॉमन सेंस की बात है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। आप लोग ये आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है अगर हम लोग नहीं सोचे, नहीं समझे तो। आपने इस बार बिहार बदलाव यात्रा के दौरान अपनी सक्रियता दिखाई और जनसुराज ने एक ऐतिहासिक भीड़ का अरेंजमेंट किया या भीड़ लगा इस शेर घाटी में। आप भी उसके गवाह थे, हम सब उसके गवाह थे। लेकिन एक गठबंधन के मंच से ऐसा कहा गया कि भीड़ हमने भी लगाई, लेकिन गाने नाचने वालों के दम पे नहीं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत बात है। मनोज तिवारी क्या है? उनके गाने याद हैं आपको? ये चिंटुआ के दीदी है, वो सब भूल रहे हैं आप? जो गायिका आई थी वो हमारी पार्टी की मेंबर है। हम लोग गाने के माध्यम से पार्टी का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये प्रश्न एनडीए के मंच से कहा गया है। उनके दिल और दिमाग में बैठ जाए। और वो 5 पार्टी का सभा था, हम अकेले थे। आप इस बात को समझे। वो 5 पार्टी मिल के वो सभा की, मतलब वो सभा 5 पार्टी के द्वारा की गई थी। हम लोग अकेले थे। मेरा कहने का मतलब है कि और भी बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं पार्टी से, और अलग अलग पार्टी में भी बहुत सारे कलाकार हैं। और मेरा कहने का मतलब है, कोई इतनी दूर से इतना समय क्यों देगा? और हमारे आने से पहले मतलब कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के भी बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी इज्जत बढ़ गई है, उनकी पूछ बढ़ गई है। पहले लोग ऐसे ही भीड़ में चले जाते थे, ना लोग पीने के लिए पानी पूछता था, ना खाना पूछता था। अब मैंने सुना है कि जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, अब उनको तो जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको सैलरी मिलने लगा है जनसुराज के आने मात्र से ही। अब कार्यकर्ताओं की पूछ बढ़ गई है। आप पता कर लीजिए। अब आपके पार्टी की बात की जाए शेरघाटी विधानसभा में अगर, तो कुछ मतलब आवाज़ आपके अपने पार्टी के सदस्यों के द्वारा निकाला जा रहा है कि भैया जो नए आए हम पुराने हैं, अगर हम पुराने हैं तो मुझे तवज्जो मिलनी चाहिए, या फिर अगर मुझे सीट नहीं मिलता तो हो सकता है कि हम विरोध में खड़े हो जाए। इशारा किधर है वो आपको भी पता है। तो इसका जवाब मेरी बात को सुनिए। जनसुराज का मतलब क्या है? जनता का सुंदर राज। जब चेयरमैन पद पे मेरी माता जी बैठी तो जनता का सुंदर राज मैंने वहीं से चालू कर दिया था। लोगों को पीने का पानी दिया, बस स्टैंड दिया, नाली गली सब बनाया, हर जगह बनाया, हर तबके में बनाया। कुछ लोग और भी इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे पे कि वहाँ वोट मांगने नहीं गए, वहाँ वोट नहीं मांगे। मैंने कहा कि मेरा एक भी ऐसा आप बता दो कि मैंने ऐसे बोला है। मेरा कहना है कि नेता का आकलन आप उसके मेरिट पे करें, उसके काम पे करें। और ये देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान सुप्रीम है, और वो ये कहता है हमारा संविधान कि इस देश वी हैव गॉट राइट टू इक्वालिटी। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। सर, हमें सुनने में आया है कि जनसुराज पार्टी जो है वो एक कार्ड नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा कि जनता का सुंदर राज आप शेरघाटी नगर परिषद के लोगों से पूछ लीजिए। मैं लगातार 3 साल से देते आ रहा हूँ। उस तरह से मैं तो बहुत पुराना जनसुराजी हूँ। चूँकि मैं एक ऑफिस को चला रहा था, लीड कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कितना विरोध का सामना करना पड़ा होगा मुझे। तो कुछ चीज़ें सही समय पे सही ढंग से की जाती हैं। वक्त आने दो, बता देंगे तुम्हें आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। चलिए, आपकी लड़ाई इन द सेंस की आप इस बार जनसुराज से आ रहे हैं, क्या इसको मान लिया जाए शेरघाटी विधानसभा के तरफ से प्रत्याशी के तौर पे? देखिए,
मैं तो ये कहूँगा कि ये मौका मेरे लिए नहीं है, ये मौका शेरघाटी वासियों के लिए है कि वो किसका चुनाव करेंगे। और जहाँ बात रही पार्टी की, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। मेरे जितने भी साथी जो टिकट की मांग कर रहे हैं, मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है और पार्टी चयन करे जो सबसे मेरिट वाला आदमी हो, ताकि वो लोगों की बातों को समझ पाए, उनके लिए आगे का सोचे। सर, बात बिहार की न करके शेरघाटी के बारे में इसलिए करना पड़ रहा है कि शेरघाटी के कई समस्या हैं। तो शेरघाटी को लोग समझ लेता है शेरघाटी शहर से केवल, लेकिन शेरघाटी विधानसभा शेरघाटी शहर से इतर भी है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो शेरघाटी से, उन जगह का विकास अभी तक उस स्तर पे नहीं हो पाया है। पवन किशोर अगर विधायक बनते हैं तो विकास का पैमाना क्या होगा? क्या पवन किशोर का कोई व्यक्तिगत मैनिफेस्टो भी है या पार्टी मैनिफेस्टो के तहत ही वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो डोर टू डोर हर जगह जा रहा हूँ, चाहे कुरमामा पंचायत हो, नदरपुर हो, खराटी हो, आपको इधर आमस प्रखंड में जितना भी पंचायत है, हर जगह मैं जा रहा हूँ। पूरे शेरघाटी विधानसभा में हमारा आमस प्रखंड बहुत पीछे है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ। और कहीं कहीं तक क्या किया गया, एक साजिश की गई है। साजिश ये की गई है कि लोगों को वश, उनके दिमाग को वश में कर लिया गया है कि आप इसी फ्रेम में सोचें, इससे ज़्यादा नहीं सोचें। आप वशीकरण समझते हैं ना, बस वही कर लिया गया उनके दिमाग का, एक फ्रेम में सोचें, इससे ज़्यादा आप सोचें ही ना। मैं वो बैरियर को तोड़ना चाहता हूँ कि लोग जाने कि आप विधायक किस लिए चुनते हैं, विधायक के क्या पावर्स हैं, और जो नेता आप चुन रहे हो वो आप क्यों चुन रहे हो, आपकी मांगे क्या हैं। लोग को ही नहीं पता है, मतलब बहुत बुरी हालत है हर जगह। मैं लोग को बताना चाहता हूँ एक विधायक का क्या पावर होता है, वो आपके लिए क्या कर सकता है। लोग यहाँ बस चबूतरा और चापाकल पे ही वोट देने के लिए तैयार है। मैं बस लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आप विधायक से क्या क्या मांग सकते हैं। आप ऐसा उनसे मांगिए, अच्छा चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, जो मतलब एक अच्छा फैसिलिटी मिले, ऐसी चीज़ें आप विधायक से मांगिए, आपका हक है। लेकिन लोग को ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिस तरह से मैं स्कूलों का हाल देख रहा हूँ, वो बस खिचड़ी स्कूल हो गया। एक कोरम पूरा किया जा रहा है कि टीचर्स आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं और जा रहे हैं। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है, उस तरह से बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है। तो एक वो स्टैंडर्ड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और हमारा शेरघाटी विधानसभा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप चले जाइए नदरपुर साइड में, कुरमामा साइड में, और ये लहुवरी महुवरी गांव है, बहुत सुंदर जगह है वो सब। आप आमस में चले जाइए, रामपुर पंचायत चले जाइए, झरी पंचायत चले जाइए, फिर आप बिचकिल्ला चले जाइए। यहाँ पे टूरिज़्म की बहुत संभावनाएं हैं। उस तरह से हम लोग सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, जिससे कि लोगों में, मतलब वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और जो चीज़ें हैं, स्पेशली मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नल जल का जो प्रॉब्लम है वो बहुत विकट है। मतलब काम हुआ है, लेकिन काम बस ऑन पेपर्स ही हुआ है। नल जल जो स्कीम है सरकार का, अच्छा स्कीम था, लेकिन उसको उतारा नहीं गया, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। और आप हमारे नगर परिषद में देखिए, हमारे यहाँ ग्रुप बना हुआ है। अगर हमारे पास मैसेज आता है कि यहाँ पे पाइप फटा हुआ है, तो हमारे पास एक QRT टीम बनी हुई है, जो जाके उसको 1 से 2 दिन के अंदर उसको वापस से सुचारू रूप से चलाते हैं हम लोग। तो उस तरह से टीम बनाने की ज़रूरत है। कहीं पे आपको बेसिकली जो आमस ब्लॉक हो गया, ये शेरघाटी जो विधानसभा हो गया, वो थोड़ा सा सूखा एरिया है। तो कहीं वो हर जगह कहीं पे चापाकल का बहुत ज़रूरत है। तो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन यहाँ पे लोगों का पलायन बहुत पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आप शेरघाटी के लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। मैं एक बार लद्दाख गया हुआ था, हम लोग सब थे दोस्त यार। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने हाथ दिया, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा के गाड़ी रोके। तो हमें लगा कि वो कुछ मगही में बोल रहे हैं,
तो मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पूछा मैंने कि कहाँ घर हुआ आपका, बोले डोभी। तो बोला डोभी, इतना दूर क्या कर रहे हो आप लोग, डोभी में कहाँ, बोला कंजियार। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करे बाबू, वहाँ कुछ है ही नहीं है। आप सोचिए लद्दाख जाने में कितना टाइम लगेगा, और ऐसे दयनीय हालत में थे। मुझे बहुत दया आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बिहार बदलना है। अभी तक हम लोगों ने एक पहलू को नहीं छुआ है। यहाँ की वर्तमान विधायक महोदया जिनका कार्य लगभग पूरा होने को है, 5 साल पूरा होने को है, अगर उनको 10 नंबर में आपको नंबर देना हो तो कितना देंगे? जी मैं इसका जवाब जनता देगी, आप जनता से पूछें। आप उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? मैंने कहा ना, इसका जवाब जनता देगी और तगड़ा देगी। पवन किशोर मतलब बड़े पीके छोटे पीके, ऐसा लोग कहना शुरू कर दिए हैं। तो पवन किशोर इस बार शेरघाटी विधानसभा से जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं, मतलब कॉन्फिडेंट हैं? मैं नया बिहार और नया शेरघाटी जरूर गढ़ूंगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है? देखिए मैंने कहा ना, अल्पसंख्यकों को हमेशा बरगलाया गया है, पार्टी को और मेरा कहने का मतलब है, इस बात को समझिए। एक टॉपिक ऐसा आता है, लोग भड़कते हैं, और जो उनके वोट के ठेकेदार हैं उसमें और आग में घी डालते हैं कि और भड़को। मैं कहना चाहूँगा मुख्य धारा में आइए, समझिए आपके साथ हमेशा छल किया गया है। जिसको भी वोट दीजिए सोच समझ के दीजिए, जो आपका भला चाहे उसी को दीजिए, लेकिन इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि इतने साल से वोट देते आ रहे हैं, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। इस बात को सोच समझ के वोट दें अपना, और अपने नेता का चयन सोच समझ के करें। जो ठेकेदार बन जाते हैं आपके वोट के, वो अपना काम भुना लेते हैं, लेकिन आपको वहीं पे छोड़ दिया गया है। इस बात को समझिए आप लोग। सर, कृषि जो है, किसान, वो ना सिर्फ हमारे राज्य के बल्कि इस देश के भी बैकबोन है। आज तक जितनी भी पार्टी आई, सबने कहा कि उनकी आय को दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ किया नहीं। आज भी उनकी हालात बद से बदतर है। तो आपको अगर नेतृत्व मिलती, आपकी सरकार बनती है, तो किसानों की हालात को कैसे सुधारेंगे? देखिए हमारा जो राष्ट्र है, और स्पेशली बिहार और शेरघाटी देख ले, कृषि प्रधान एरिया है। हम लोग एक ऐसा फोरम बनाएंगे कि जहाँ पे लोगों से, ये किसान आज तक अभी तक ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं, वही धान लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे, तो वही चीज़ चला आ रहा है। हमारे पार्टी के माध्यम से, और ख़ास करके मैं भी इस पर काम करना चाहूँगा कि लोग को सिखाया जाए कि धान और गेहूं के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे मिलेट्स का हो गया, प्लस आप जो कैश क्रॉप्स होते हैं। पहले शेरघाटी में गन्ने की खेती होती थी, अगर आपको याद है तो। बगल में गुरारू चीनी मिल भी है, जो कि बहुत बड़ा था, और बहुत बड़े तर्ज पे गन्ना का खेती हुआ करता था शेरघाटी में। अब वो गायब है, क्योंकि वो सारा माहौल ही ख़त्म कर दिया गया। तो बताना चाहूँगा, लोगों को ट्रेन करना चाहूँगा, और हमारी पार्टी भी इसके लिए प्रयासरत है कि उस तरह से हम लोग माहौल पैदा करेंगे कि लोग इसके लिए जागरूक हो, और एक नया फसल, मतलब नई नई चीज़ों को लोग, किसान इसको ये जागरूक हो कि उसको लगाएं और उससे फ़ायदा उठा पाए। सर 5 क्वेश्चन, वो भी रैपिड आपके लिए। बिहार को किसने ज़्यादा बर्बाद किया, राजद गठबंधन ने या एनडीए गठबंधन ने? बिहार के लोगों ने, दोनों ने बर्बाद किया। बिहार की जनता ने। अच्छा, बिहार की जनता ने बर्बाद किया। नेता हमारे आपके बीच के ही तो हैं, हमारे आपके बीच से ही तो निकल रहे हैं। शेरघाटी- बिहार के लोग जिम्मेवार हैं कि ऐसा नेता चुने। सर जब नेता को ऑप्शन ही नहीं होगा तो हम जाएंगे किसके सहारे? मेरा कहने का मतलब है कि बिहार की जनता ने हमेशा जाति धर्म के नाम पे वोट दिया है, विकास के नाम पे वोट नहीं दिया है। चलिए प्रश्न दूसरा, कि शेरघाटी के विकास में ज्यादा बाधा कौन बने, मंजू अग्रवाल या विनोद यादव? क्योंकि विकास आपके हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, मेरे लिए कोई बाधा नहीं बना है, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं बस जनता की सुनता हूँ।
इस बार और जनता ने जो जो बोला और मैंने वो काम किया है। जनसुराज की लड़ाई इस बार एनडीए गठबंधन के साथ ज़्यादा है यहाँ शिरघाटी विधानसभा में, या फिर महागठबंधन के साथ? हम लोग क्लियर कट निकल रहे हैं कि लड़ाई किसी से नहीं है। किससे ज़्यादा प्रतिद्वंदता दिखाई दे रहा है सर? किसी से ये नहीं। पास करने वाली बात हो गई कि हर बॉल को हम पास करके निकल जाए, वो तो सही नहीं है। मैंने कहा किसी से लड़ाई नहीं है। जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव होके रहेगा। तो बदलाव की लड़ाई किन दो दलों के बीच में ज़्यादा दिखाई दे रही शिरघाटी में? मैंने कहा ना कि हम जनता बदलाव के मूड में है और इस बार आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है। इस बार अगर सीट बंटवारे की बात हो और जनसुराज से सीट पवन किशोर को ना मिले तो क्या भविष्य में पवन किशोर जनसुराज के साथ दिखाई देंगे? मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधायक बनने के बाद लोग अपने आप को राजा समझते हैं। पवन किशोर राजा होंगे, बेटा होंगे, सेवक होंगे, होंगे क्या? मैं सेवक हूँ, था और रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ पवन किशोर, और पवन किशोर किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन इनकी बात को हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। सर, आखिरी कुछ शब्द शिरघाटी 24 न्यूज के द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद शिरघाटी 24 न्यूज़ को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया। सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविशर, और हमारे कलीग कहकशा का भी बहुत बहुत धन्यवाद।